काफी सारे एस्पिरेंट्स सिविल सर्विस मेंस में ज्योग्राफी को ऑप्शन लेते हैं, लेकिन पिछले कुछ साल के पेपर देख कर लगता है कि स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत हो रही है ज्योग्राफी ऑप्शन को मैनेज करने में। ज्योग्राफी को सही तरीके से प्रिपेयर करने के लिए और इससे रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ सिद्धार्थ सर हैं। नमस्ते सर, आपने लगभग 20,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को मेंटर किया है और उनमें से जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल था लगभग 1500 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स फाइनली सिविल सर्विस में सिलेक्ट हो पाए हैं। और 2014 तक तो ये देखा गया है कि जो भी ज्योग्राफी ऑप्शनल का टॉपर रहा है हिंदी मीडियम से वो आप ही का स्टूडेंट रहा है सर। लेकिन पिछले 5-6 साल में हम देखते हैं कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और जो ज्योग्राफी से हिंदी मीडियम में ऑप्ट कर रहे हैं उनका सिलेक्शन काफी कम हो गया है। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है सर? यह यथार्थ है कि हिंदी में जितने भी विद्यार्थी जो सिविल सेवा परीक्षा में आते हैं उनके परिणामों में कमी आई है। अब यह कमी आई है तो कुछ कारण होंगे इसके। यह भी एक यथार्थ है कि एक वर्ष को छोड़कर 1999 से लेकर 2014 तक जितने भी विद्यार्थियों ने सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था, मतलब टॉप बिल्कुल टॉप मोस्ट रैंक हुआ करता था, वह सारे हमारे ही स्टूडेंट हुआ करते थे। लेकिन इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है। ये विद्यार्थियों की अपनी अपनी मेहनत थी, उनकी अपनी प्रतिभा थी, उनकी अपनी लगन थी, उनकी तैयारी करने की मनोदशा थी और साथ ही साथ तैयारी करने का परिवेश भी था, वो बिल्कुल अलग था और बिल्कुल ऐसा था जिसमें कि वो वास्तविक रूप में परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते थे। अब अगर विद्यार्थियों का परिणाम वांछित नहीं आ पा रहा है तो इसके पीछे कुछ न कुछ ऐसे कारण रहे ही होंगे। अब उन कारणों की अगर हम लोग समीक्षा करें तो उसमें सबसे जो पहला कारण आता है वह आता है कि अब जितने भी विद्यार्थी आते हैं पढ़ने के लिए आते हैं, वो सारे के सारे विद्यार्थियों को जो शिक्षक मिलते हैं पढ़ाने के लिए, उन विद्यार्थियों को आश्वस्त करते हैं कि वह एनसीईआरटी के स्तर तक ही पढ़ना है, क्योंकि वह एनसीईआरटी तक ही पढ़ा सकते हैं। वो जो यहाँ पर जितने भी जो डेली वेज कोच होते हैं वह इस लायक नहीं होते हैं कि वह एनसीईआरटी के स्तर से ऊपर भी जा पाएं। एक यह पहलू आता है, तो विद्यार्थियों को पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें किस स्तर तक वास्तविक रूप में परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। वह एनसीईआरटी की परीक्षा, एनसीईआरटी की पढ़ाई करने में संलग्न होते हैं, मगन भी हो जाते हैं बिल्कुल, और उन्हें आभास तक नहीं होता है कि इससे ऊपर तक भी जाना है। और कुछ अगर ऊपर तक जाते हैं तो सिर्फ उससे थोड़ा ही ऊपर जा पाते हैं और उन्हें शायद जीवन भर तक इस बात का आभास नहीं हो पाए कि उन्हें किस स्तर तक पहुंच पाना था। एक यह कारण होता है। दूसरा यह कारण होता है कि हिंदी के विद्यार्थी सामान्यतः यह समझ नहीं पाते कि किसके पास पढ़ना चाहिए, किसके पास में नहीं पढ़ना चाहिए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उनको इस तरह से विभाजित करने की और शिक्षकों को अलग अलग पहचानने की क्षमता उनके पास में बहुत ही कम होती है। इस बात को आप समझेंगे कि अंग्रेजी में ऐसे 4 संस्थान है पूरे के पूरे देश भर में, जो कि पूरे देश भर में जिनका नाम है या जो काम करते हैं। हिंदी माध्यम में इस रूप में कम से कम 90 से लेकर 100 संस्थान है, सिर्फ दिल्ली में ही है जो इस रूप में काम करते हैं। तो कुछ तो कारण रहे होंगे कि इतने संस्थान यहाँ पर आए हैं, कुछ तो बात रही होगी जिससे इतने अधिक संस्थान है इस स्थान पर विद्यार्थियों को गाइड करने के लिए, उन्हें निर्देश देने के लिए, उन्हें सलाह देने के लिए आते हैं। और जो शिक्षक इनके पास में होते हैं वो शिक्षक खुद भी इस लायक नहीं होते हैं कि वह एक किताब भी लिख पाए, वह किसी महफिल व किसी सभा में जाकर सेमिनार ले पाए, वह यह भी कर पाए कि वह बहुत सारे तथ्यों को सम्मिलित करके उन्हें अंतर संबंधित भी कर पाए, और यह भी नहीं कर पाएंगे कि विद्यार्थियों को उस स्तर तक पढ़ा पाए जिस स्तर तक उन्हें वास्तविक रूप में चाहिए होगा। लेकिन वह बेचारा जो कोच है वह क्या करे, उसके लिए रोजी रोटी की बात है। यह विद्यार्थियों को ही निर्धारित करना पड़ता है कि किनके पास जाएं और किनके पास में नहीं जाएं। तो उनकी चयन प्रक्रिया इस बारे में थोड़ी सी प्रश्ननीय रहती है। तीसरी बात आती है कि विद्यार्थियों को इससे संबंधित जो परिवेश है, उनकी अपनी जो कंपनी है, वो उनकी कंपनी भी इतनी अच्छी नहीं मिल पाती जिससे कि वह अपने आप को उस स्तर पर ले जाने का काम करें। चौथी बात आती है कि उन्हें वैसी अध्ययन सामग्री नहीं मिल पाती है जिस अध्ययन सामग्री को पढ़कर वास्तविक रूप में वो उत्तीर्ण हो भी सके और
उन्हें हमेशा विश्वास दिलाया जाता है कि जिस अध्ययन सामग्री को उन्हें संस्थान की ओर से दिया गया है वही काफी है और उसके अलावा उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि वास्तविकता यह होती नहीं है। और अंतिम बात आती है कि विद्यार्थी जितने भी आते हैं उत्तीर्ण इसलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि यह विद्यार्थी हमेशा अपने आप को, उन्हें तुलना करनी चाहिए कि अंग्रेजी के विद्यार्थियों के साथ में, और वह अपनी तुलना हमेशा उनके स्तर के साथ में नहीं कर पाते हैं। यह अच्छा मापदंड भी नहीं कि अंग्रेजी के विद्यार्थियों के साथ में, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी मानसिकता तो होती होगी कि अंग्रेजी के विद्यार्थियों की, जिसके वजह से उन्हें उत्तीर्ण करने में सहायता मिलती है। और जो अंतिम बात आती है वह आती है मनोवृत्ति की बात है। तो मनोवृत्तिक रूप से अगर देखें, नजरिए के रूप से देखें, जो हिंदी के विद्यार्थी होते हैं वह रटने में अधिक विश्वास रखते हैं। अब की परीक्षा जो इस प्रकार की हो गई है, इसमें रटने वाली बात ही नहीं आती है। इसमें सारे बातों को अपनी भाषा में पिरोने की बात आती है, कल्पना शक्ति की बात आती है, ज्ञान की बात आती है, विद्वता की बात आती है, और साथ ही साथ इस बात की बात आती है कि ये विद्यार्थी इस बात को कितनी अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर पाते हैं और अभिव्यक्ति में उनकी कितनी संवेदना है, अभिव्यक्ति में कितनी स्पष्टता है और अभिव्यक्ति में उनके कितने अन्योन्याश्रित संबंध अन्य विषयों के साथ में भी है। इस कारण से हमें लगता है कि विद्यार्थियों को कठिनाई होती है इस पूरे परीक्षा को उत्तीर्ण करने में। सर ज्योग्राफी ऑप्शनल की अगर बात करें तो सर ज्योग्राफी, मैंने भी ज्योग्राफी ऑप्शन ऑप्ट किया अपने सिविल सर्विस अटेम्प्ट के टाइम पे। तो सर उस टाइम जब ज्योग्राफी लेने का सोचा था तो स्कूल टाइम में मुझे लगता था ज्योग्राफी काफ़ी इजी है, तो मैंने यही सोच के ज्योग्राफी ऑप्शन ले लिया। लेकिन जब रिपीटेड मेंस लिखा उसमें हर टाइम मुझे पेपर काफ़ी अलग लगता था सर। इसमें देखा, मेरी जो ऑब्जर्वेशन रही है सर वो ये है कि पेपर 1 जो आता है ना वो तो सर काफ़ी एकेडमिक नॉलेज आपकी डिमांड करता है। उसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको पता नहीं है, आपने काफ़ी पढ़ लिया है, उसके बाद भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे जिनका आप आंसर नहीं कर पाओगे, जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। और पेपर 2 है वो ऐसा आएगा, आपको लगेगा कि जनरल स्टडीज के कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब उस जनरल स्टडीज के क्वेश्चन ऐसे लगते हैं हमें, उनको कैसे हम ज्योग्राफिकल एंगल दें। तो सर पेपर 1 में बहुत इन डेप्थ नॉलेज रिक्वायर्ड होती है और पेपर 2 के अंदर हमें ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव डालना होता है जनरल स्टडीज के टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं। तो सर से ऐसा लग रहा है काफी डिफिकल्ट हो गया ज्योग्राफी को एज ऑप्शन मैनेज करना। आपने एक साथ में 3 सवाल पूछे हैं वो 3 सवाल है, सबसे पहले कि अब ज्योग्राफी या भूगोल अब पहले की तुलना में डिफिकल्ट क्यों हो गया है। दूसरा कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के बीच में एक बिल्कुल निश्चित अंतर आ गया है। और तीसरा आपने कहा कि यह पेपर अब ऐसा हो गया है कि जिसमें कि स्टूडेंट से बहुत थ्योरेटिकल हो सकते हैं। फर्स्ट पेपर बहुत अलग होता है, सेकंड पेपर बहुत एप्लीकेशन बेस्ड हो गया है, जनरल स्टडीज की तरह हो गया है। तो इन तीनों के अलग अलग लेते हैं उत्तर। यह तथ्य है कि ज्योग्राफी की प्रिपरेशन अब पहले की तुलना में बिल्कुल ही अलग हो गई होगी और अलग हो गई है भी। यह भी तथ्य है कि ज्योग्राफी का जो क्वेश्चनों का प्रतिमान है, पैटर्न है, मॉडलिंग है उनकी, जो वो बिल्कुल अलग हो चुका है। तो पहले की तुलना में ज्योग्राफी कितना डिफिकल्ट हुआ है यह निर्भर करता है कि विद्यार्थी उसे किस रूप में लेते हैं। किसी के लिए आसान भी हो गया है, किसी के लिए डिफिकल्ट भी हो गया है। अब जितने भी विद्यार्थी इसे बहुत सैद्धांतिक रूप से प्रिपेयर करते हैं, मतलब उसे ज्योग्राफी जानकर करेंगे, ग्राफी मतलब कि सोशल साइंस के रूप में इसे प्रिपेयर करेंगे, उन्हें निश्चित रूप से एक डिफिकल्टी आएगी। अब आप इस बात को समझेंगे कि ज्योग्राफी में ऐसे बहुत से विषय हैं, ऐसे बहुत से अध्याय हैं, ऐसे बहुत से चैप्टर हैं जिसमें कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वह सारी पहले की बात, 1900 की बात, 1800 की बात है, वो सब बातें लिख पाते हैं, वो लिख देते हैं जो सविंद्र सिंह में लिखी हुई है, जिन्होंने 1956 में किताबें लिखी, 1960 में किताबें लिखी, फिर उसके बाद उनका रिवीजन भी बहुत पूरी तरह से नहीं हो पाया। वह समझते हैं कि इतना ही काफी होता है, या जनरल सामान्य विद्यार्थी ऐसे समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी विषय में परिवर्तन आया है, पूरे के पूरे पृथ्वी पर परिवर्तन आया है, पृथ्वी के बारे में सोच में परिवर्तन आया है और इससे संबंधित शोधों में परिवर्तन आया है, वो सारे के सारे शोध, सारे के सारे परिवर्तन, सारे के सारे ज्ञान अब भूगोल में, ज्योग्राफी में प्रतिबिंबित होते हैं, उनमें रिफ्लेक्ट होते हैं और उनमें देखने को नजर आते हैं। ये सारी बातें किसी एक जगह पर, किसी एक पुस्तक में नहीं है। तो इसलिए डिफिकल्ट है। यह डिफिकल्ट इसलिए भी है क्योंकि पहले जितने भी प्रश्न पूछे जाते थे वो प्रश्न बिल्कुल सीधे सपाट हुआ करते थे। मतलब कारण क्या है, प्रभाव क्या पड़ेगा और आपका निष्कर्ष क्या होता है। तो विद्यार्थियों के लिए
इसे रट कर जाना और उसे लिख पाना आसान हुआ करता था। अब वो कारण और प्रभाव के बारे में पूछेंगे ही नहीं। दूसरी बात आती है, तीसरी बात आती है इससे संबंधित कि ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन है वो सब एग्जॉस्ट हो गए हैं, इतने दिनों से पूछा गया है। 1983 से बिना बहुत अधिक परिवर्तन के प्रश्न पूछे गए हैं। तो परीक्षक के पास में अब कुछ विकल्प ही रहते हैं, कुछ विकल्प रहते हैं। एक विकल्प रहता है कि इन प्रश्नों को वह फिर से पुनरावृत्ति करे, फिर से पूछ दे। दूसरा विकल्प रहता है कि ना अंतर संबंधित कर दे। तो अंतर संबंधित जब वो करने चलता है तो अंतर संबंधित करने के क्रम में वह भौतिक भूगोल को मानव भूगोल के साथ में, मानव भूगोल को पर्सपेक्टिव के साथ में, भू आकृति विज्ञान को वह कोरिलेट कर देगा बस्तियों के साथ में, बस्तियों को कोरिलेट कर देगा प्लानिंग के साथ में। तो ऐसे अंतर संबंध बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गए हैं। और चूंकि ऐसे अंतर संबंध बढ़ गए हैं तो विद्यार्थियों को समस्या आती है अंतर संबंधों को समझने में। फिर आती है बात है कि विद्यार्थियों को इससे संबंधित अध्ययन सामग्री अच्छी नहीं मिल पाती है। या तो विद्यार्थी उसकी खोज नहीं करते हैं, या खोज करने के लालायित नहीं होते हैं, या खोज करते भी हैं तो उसको समझ नहीं पाते हैं कि यह कितना उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। या अगर खोज भी कर लिया, लालायित भी हो गया, उन्हें मिल भी गया, तो उसे समझ नहीं पाते हैं कि इन्हें कितनी अच्छी तरह से एक दूसरे के माला में पिरोया जा सकता है। यह नहीं कर पाते हैं। तो जब ऐसी उनकी डिफिकल्टी आती है तो यह डिफिकल्टी जाहिर है दिख रही है, जो आपने बताया उसमें भी दिख रही है। तो पहले की तुलना में भूगोल कठिन हो गया है, क्योंकि और हिंदी के विद्यार्थियों की कठिन हो गया क्योंकि हिंदी के विद्यार्थियों को इसको पढ़ने के लिए परिवेश बहुत अच्छे नहीं रह गए हैं। और बहुत ऐसे नहीं है कि ऐसे उनके पास में शिक्षक हैं जो कि इनको इस बिल्कुल नए परिप्रेक्ष्य में पढ़ा सके। फिर बात आती है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के अंतर के बीच में। तो फर्स्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वह यह डिमांड करते हैं, उनकी यह मांग होती है कि विद्यार्थी उसके लिए उनका जो एटीट्यूड रहे, उनकी मनोवृत्ति रहे, उनका जो नजरिया रहे, वह रहे कैसे, तो स्कॉलरली रहे, वो बिल्कुल स्कॉलरली रहे, एकेडमिक रहे। तभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया वाइल्ड लाइफ पर। तो वाइल्ड लाइफ पर लगता है कि शायद सिलेबस से बाहर है, लेकिन वास्तविक रूप में एक विषय है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक अध्याय है कि पादप और जंतुओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है, उसका अंश है। फिर आप देखेंगे एक टॉपिक है इस बार की फोरेज की क्वालिटी और फोरेज की क्वांटिटी, और इसको लैंड यूज और सॉइल कैसे कैसे इसको प्रभावित करता है। और फोरेज की क्वालिटी और फोरेज की क्वांटिटी को प्रभावित करने में जो मुख्य कारक आते हैं, वो ये टॉपिक कहां से है? ये टॉपिक फिर से लिया गया है जितने भी सेमी एरिड रीजन्स हैं, सेमी एरिड बायोम है, उस तरह से। तो सेमी एरिड बायोम का एक अडेप्टेशन होता है कि वहां पर पेड़ पौधे बहुत नहीं हो सकते, उस स्थान पर फोरेज होता है, तो वहां का अडेप्टेशन है, वहां से टॉपिक लिया हुआ है। फिर आप अगर ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे तो ऐसे अन्य सारे भी क्वेश्चन इसमें आते हैं जो कि अलग अलग ऐसे स्थान से लिए गए हैं जो वास्तविक रूप में सिलेबस में है, लेकिन विद्यार्थी इसमें कोई जहमत नहीं उठाते, इसमें कोई प्रयास नहीं करते हैं कि उनको वो पढ़ पाए, वो उनको खोजने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल सीधे दिशा में देखते हैं, वो इधर उधर बिल्कुल देख ही नहीं पाते हैं। जबकि सिविल सेवा परीक्षा के लिए अब यह नितांत आवश्यक हो जाता है कि विद्यार्थी कल्पना शक्ति बढ़ाए, इधर उधर देखें और सारी बातें करें, सीखें, मूलतः सीखें, पढ़े नहीं, रटे नहीं, जो विद्यार्थी यह भी करते हैं। हिंदी के विद्यार्थियों को यह आश्वस्त भी किया था, हमें बहुत से विद्यार्थियों ने बताया जो अलग अलग संस्थानों में पढ़ते हैं, उन्हें आश्वस्त कराया जाता है कि इस संस्थान में आपने पढ़ लिया तो दुनिया का कोई परीक्षा आपको उत्तीर्ण होने से रोक नहीं सकती है। ऐसा कहा जाता है, आपने भी सुना होगा इस तरह की बातें। और विद्यार्थी वास्तविक रूप में, हिंदी के विद्यार्थी बहुत भोले भाले होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत मासूम होते हैं। वह इन वास्तविक रूप में इन बातों में चले आते हैं और वो विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि वास्तविक रूप में ऐसा ही होगा कि वह इससे पार नहीं पा पाए, ऐसा संभव है और ऐसा करते भी हैं। और जब उनकी निर्भरता बढ़ जाती है और जब अंततः देखते हैं कि 3-4 वर्षों के दौरान कि उनकी निर्भरता किसी काम की नहीं थी, तब वो कुछ कर नहीं पाएंगे। वास्तविक रूप में ऐसे कुछ बड़े बड़े संस्थानों का मार्केटिंग भी ऐसा होता है कि विद्यार्थी इनके प्रभाव में चले आते हैं, और इसमें संस्थानों का दोष नहीं है, उनका भी तो बेचारे का कैरियर है, उन्हें भी तो अपना कैरियर बनाना है, वो भी तो कमाना है, उनके लिए बिजनेस है, उनके लिए ट्रेड है, ये व्यवसाय है, ऐसा काम तो उनके लिए करना ही करना है, तो उनका दोष भी नहीं आता है। अब आती है द्वितीय प्रश्न पत्र की बात, सेकंड पेपर की बात है। तो सेकंड पेपर में जितने भी विद्यार्थियों ने इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं
वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं कि जितना भी कुछ आपने पढ़ाई की है, जितनी भी कुछ आपने पढ़ाई की है फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में उसी का एप्लीकेशन होता है। मतलब एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जो कुछ आपने पढ़ा वो सारी बातें उसी जगह पर चली आती हैं। ये एक पहलू होता है इसका। दूसरा होता है अंतर संबंध की मात्रा बहुत ही बढ़ गई है, और जब तक विद्यार्थी अपने अंतर संबंधों को बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, उन्हें हर क्वेश्चन बिल्कुल नायाब लगेगा, हर क्वेश्चन बिल्कुल यूनिक लगेगा, और हर क्वेश्चन लगेगा कि वो बिल्कुल सिलेबस से बाहर का पूछा हुआ है। अब अगर मान लेते हैं आपके सिलेबस में पत्तन है, तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि हब एंड स्पोक पैटर्न क्या होता है और यह किस तरह से प्रभावित करता है ट्रांसपोर्टेशन को। तो आपको लगेगा कि हब एंड स्पोक पैटर्न तो कहीं है ही नहीं सिलेबस में, लेकिन वास्तविक रूप में ट्रांसपोर्ट की पूरी जो मॉडलिंग होती है वो हब स्पोक पैटर्न के ऊपर से ही अवस्थित है, उस पर ही है। मतलब कि एक नोड हो गया, एक केंद्र हो गया, उसके चारों तरफ में किस तरह से सड़कें जाती हैं, किस तरह से वहां से रोड जाते हैं, रेलवे लाइन जाते हैं, यही हब स्पोक पैटर्न होता है। तो क्वेश्चन अब वास्तविक रूप में अध्याय से नहीं पूछे जाते हैं, अध्याय के एक बिंदु से पूछे जाते हैं जहां पर कि विद्यार्थियों को कठिनाई आती है। फिर भारतीय भूगोल में या प्रथम प्रश्न पत्र में भी नए नए परिवर्तन आते रहते हैं, हर समय नए परिवर्तन आ रहे हैं। अब यह तो कहने की बात ही नहीं है कि हमारे सिलेबस में कम्युनिकेशन का एक टॉपिक भी है, कम्युनिकेशन और स्पेस दोनों का टॉपिक है। अब आप समझेंगे कि जब कम्युनिकेशन और स्पेस का टॉपिक है तो ऐसा क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि स्पेस में भारत की महत्ता क्या है और भारत का बिजनेस ऐसा क्यों ऐसा है कि चल सकता है, भारत ऐसे कौन कौन सी नीतियां अपना सकता है जिसके आधार पर स्पेस का उसका बिजनेस अच्छी तरह से फ्लरिश करे, अच्छी तरह से फूले फले और अच्छी तरह से पुष्पित पल्लवित हो जाए। और स्पेस का एप्लीकेशन कहां होगा? आपको लग सकता है कि तो समान अध्ययन के क्वेश्चन है क्योंकि स्पेस है, लेकिन ये वास्तविक रूप में सिलेबस का ही क्वेश्चन होता है, पाठ्यक्रम का ही होता है, और पाठ्यक्रम के ऊपर में ही रहकर किया जाता है। फिर एक बात हम लोग सामान्यतः नजरअंदाज करते हैं, ये प्रश्न पत्र बनते हैं वो अलग अलग विश्वविद्यालय में बनते हैं। अगर मान लेते हैं इस प्रश्न को बनाने का काम दक्षिण भारत के विश्वविद्यालयों में किया गया, तो दक्षिण भारत आप भी इस बात को मानेंगे कि उत्तरी भारत से कम 10-15 साल आगे हैं, आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से, मानविक रूप से, चिंतन के रूप से, सभी चीजों में वह आगे हैं। और चूंकि वह आगे हैं इसलिए वो क्वेश्चन को इसी रूप में पुटअप करते हैं जिस रूप में वो उनका परिवेश है, तो इसमें भी उनका दोष नहीं आ पाता है। हिंदी के विद्यार्थी उत्तर भारत से होने की वजह से वो इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा कठिनाई आती है, और यही इसकी कठिनाई का मूल कारण भी है। यही मेन कारण है जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि ज्योग्राफी का पेपर पहले की तुलना में अब बहुत ही डिफिकल्ट हो गया, बहुत ही कठिन हो गया है, और फर्स्ट पेपर बिल्कुल अलग हो गया है, सेकंड पेपर बिल्कुल अलग हो गया है, और तो और दोनों में तारतम्य नहीं रह गया, दोनों नॉर्थ और साउथ पोल रह गए हैं। सर यूपीएससी में जब एस्पिरेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो काफ़ी बात करते हैं कि अब ऐसा ट्रेंड चल रहा है, हमें ऐसे फॉलो कर पढ़ाई करनी चाहिए, इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं प्रेजेंटली कि जब क्वेश्चन आप पेपर देखते हैं 2017, 18, 19, 20, जब ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर मैंने देखा है सर, तो हर बार एक डिफरेंट पेपर ही आया है वो, तो ट्रेंड तो सर कहीं फॉलो करता ही नहीं पेपर। तो सर क्या यूपीएससी कोई ट्रेंड फॉलो करता है अपने एग्जाम पे कंडक्ट कराते वक्त, या कोई उसके पीछे स्ट्रेटेजी होती है जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं सर उसके पीछे? यूपीएससी के पास में वास्तविक रूप में इतना समय नहीं है कि वो देखे कि क्या ट्रेंड होता है, विद्यार्थी क्या बात करते हैं और उस बात से क्या निकालते हैं। इसे अगर थोड़ा नेगेटिव फॉर्म में कहा जाए तो यह है, सबसे पहली बात चली आती है कि यूपीएससी किसी भी तरह से, किसी भी कोई भी परीक्षक, कोई भी एग्जामिनर, कोई भी क्वेश्चन सेटर ये ट्रेंड देखकर नहीं थे कि पिछले साल क्या पूछा गया, फिर क्या पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा। जो चीजें उस समय कंटेम्प्रेरी रहती हैं उससे पूछ दिया जाता है, पहली बात है। दूसरी बात है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में जब ये पेपर सेट होते हैं तो हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग अपनी बात होती है, अपनी उसकी विशेषता होती है। कुछ यूनिवर्सिटी होंगे जो फिजिकल ज्योग्राफी में ज्यादा माहिर होंगे, वो फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन अधिक डाल देते हैं। कुछ क्या करते हैं, वो पर्सपेक्टिव में होते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में होते हैं, वो पर्सपेक्टिव के क्वेश्चन अधिक डाल देते हैं। और विद्यार्थी इस पर बिल्कुल चिल पो मचाए रहते हैं कि ये ट्रेंड आया, अब अगले बार में ऐसा होगा, अगले बार में ऐसा होगा। यूपीएससी के पास में इतनी फुर्सत नहीं होती है, पहली बात आती है। कभी भी स्टूडेंट्स अगर इसे बताते हैं कि इस ट्रेंड से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये उनके इनसिक्योर माइंड का रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिबिंब होता है।
क्योंकि इनसिक्योर माइंड ही इस तरह के जबरदस्ती के स्पेकुलेशन करने का काम करता है। आज पे आपको स्पेकुलेशन क्या करना और स्पेकुलेट करके आपको मिल ही क्या जाएगा। हो सकता है कभी कभार आपके पास में कुछ क्वेश्चन के आंसर मिल जाए, लेकिन इतना ही हो सकता है, इससे अधिक तो होगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात फिर आती है बात है कि यूपीएससी कभी भी कोई स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करता है कि इस स्ट्रैटेजी के तहत ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बार इसको साफ कर देंगे, इस बार इसको ले लेंगे, इस बार इस टॉपिक को डिफिकल्ट कर देंगे, इसके आसान कर देंगे। उन्हें जो भी लगता है कि जिससे कि चयन की प्रक्रिया बेहतर हो पाए, सिलेक्शन बेहतर हो पाए, उस पार्ट को ही वो ध्यान में रखते हैं। और जो चयन की प्रक्रिया है, सिलेक्शन के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए और इसमें सबसे अच्छे कैंडिडेट्स को चुना जा सके, उसी के लिए लेते हैं। हाँ, अब ये सब विद्यार्थियों के ऊपर हो जाता है कि वो बिल्कुल इसके ऊपर शोर मचाए रखें कि आज ये ट्रेंड है, कल ये ट्रेंड है, परसों वो ट्रेंड है, और हर दिन ट्रेंड उनके बाद बदलता है। हर साल विद्यार्थी यही बात करते हैं कि इस साल का ट्रेंड अलग रहा, अगले साल का ट्रेंड अलग रहा और अगले साल अलग भी रहेगा। तो ऐसा नहीं है। सिविल सर्विसेज परीक्षा में ये सब चीजें कुछ भी नहीं होती हैं। सर जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उसमें जैसे क्वेश्चन आते हैं सूडो वोल्केनिक फीचर्स, ठीक है, लो एनर्जी कोस्ट, तो सर जब हम एक टीचर से बात करते हैं और भी एग्जांपल ले लीजिए आप। हाँ सर, काफी है सर, वाइल्ड लाइफ आया था, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। हाँ, फॉरेस्ट प्लान्स आया था। तो हर बार ऐसे काफी क्वेश्चंस आते हैं सर। तो एग्जाम में तो सर हम कैसे कर उसको मैनेज करके आते हैं, लेकिन उतने उतने अच्छे मार्क्स आ नहीं पाते सर, क्योंकि इतना डीप हमने पढ़ा नहीं होता उस टॉपिक के बारे में। और बाद में जब आके एनालाइज करते हैं, टीचर से बात करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं रिलेट कर दिया जाता है कि हाँ ये टॉपिक सिलेबस से ही था। अब सिलेबस में टॉपिक तो था सर वो, लेकिन हमने उसके लिए लिमिटेड पढ़ा है और एक क्वेश्चन जो आ गया उससे बाहर आगे एक्स्ट्रा लेवल पे आ गया। तो सर ऐसे क्वेश्चन क्या आते रहेंगे और आएंगे तो हमें कैसे मैनेज करना है सर इनको? हाँ, ये वास्तविक रूप में ये अगर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये समस्या है, क्योंकि वह बेचारे क्या करते हैं, वो अध्याय पढ़ कर जाते हैं, अध्याय के कुछ डायमेंशन पढ़ कर जाते हैं, अध्याय के सारे डायमेंशन पढ़ कर नहीं जाते हैं। अच्छा, अध्याय के सारे डायमेंशन क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि वो अध्याय को पढ़कर रट कर जाना चाहते हैं या पढ़कर नोट्स बनाकर तब जाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आपने एक अध्याय पढ़ा और अध्याय पढ़ने के मतलब कि चैप्टर पढ़ा और चैप्टर पढ़ने के क्रम में आपने बहुत एंजॉय किया, तो उसके सारे के सारे पहलू को ले लेंगे और उसके बारे में आप जान जाएंगे। जैसे आपने बात किया कि लो कोस्ट इन्वायरमेंट है, तो आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट है। लैंडफॉर्म डेवलपमेंट का मतलब फ्लूवियल लैंडफॉर्म, अरिड लैंडफॉर्म, मरीन लैंडफॉर्म, कास्ट लैंडफॉर्म, सभी लैंडफॉर्म चले जाते हैं। ऑल्दो आप ऐसा देखेंगे कि पूरे जो जियोमॉर्फोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी के सेक्शन अकेले लगभग 30-35% की 40% होता है पूरे के पूरे सिलेबस का। बच्चा बेचारा उसे पढ़ते पढ़ते ही शहीद हो जाएगा, इतना एक्सटेंसिव हो जाता है और टॉपिक को ऐसे तोड़ फोड़ दिए जाते हैं उस जगह पर। तो उस जगह पर एक टॉपिक था मरीन लैंडफॉर्म, और मरीन लैंडफॉर्म का एक हिस्सा है लो एनर्जी कॉस्ट। दूसरा आपने एग्जांपल दिया सूडो वोल्केनिक फीचर। अब अगर आपने वोल्केनिक फीचर की पढ़ाई की और आपने जाना कि वोल्केनिक फीचर में क्रेटर ऐसी कोई चीज होती है या फिर उस तरह की स्थलाकृति होती है, तो आपके मन में सामान्यतः जिज्ञासा आनी चाहिए कि क्रेटर ऐसी कितनी चीजें होती हैं और कैसे बन सकता है। अगर जिज्ञासा नहीं आई तो आपके पास समस्या है। मतलब कि आपकी पूरी की पूरी जो मानसिक ट्रेनिंग हुई वो इस रूप में नहीं हुई कि आपने जिज्ञासा के आधार पर आप क्वेश्चन का आंसर भी दे पा रही है, तो ऐसा है। अच्छा, अब तीसरी बात आती है कि इस जगह पर हम लोगों ने एग्जांपल लिया है, ये वाइल्ड प्लांट्स और फॉरेस्ट क्रॉप का दोनों के अपने अपने हिस्से हैं। वाइल्ड प्लांट्स है फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट से लिया गया है, प्लांट्स एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन लिया गया है। फॉरेज है तो बायोम के का हिस्सा हो जाता है, फॉरेज हो जाता है, वह इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का भी हिस्सा हो जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट करने के कंटेक्स्ट में आप किसी भी सेमी एरिड रीजन में आप यही काम करेंगे। इसमें से कुछ भी सिलेबस के बाहर का नहीं है। हाँ, अब आता है क्वेश्चन कि ऐसे क्वेश्चन पूछे क्यों जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं वो सारे एग्जॉस्ट कर गए हैं उस नियत डायमेंशन से, उससे आयाम से एग्जॉस्ट कर गए हैं। तो अब जो क्वेश्चन सेटर वो क्या करेगा, या तो अंतर संबंधित करेगा या उसके पेरिफेरल टॉपिक पर पूछेगा, या उसका अंतर संबंध ऐसे हद तक करेगा, इस हद तक करेगा को लगेगा कि वो सिलेबस से बिल्कुल बाहर का है।
यह बात चली आती है। और अब इस बात को हम लोग लेते हैं कि यार कि ऐसा ही पूछा जाएगा, तो ऐसा पूछा जाएगा और ऐसा बिल्कुल संभव है कि अब एग्जॉस्ट कर गया है तो सिविल सर्विसेज में आप परीक्षा बताइए, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी अब सिलेबस को चेंज करने की बात भी सोचे। ये बिल्कुल सोच सकता है। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन से एग्जॉस्ट कर गए हैं। नहीं तो ऐसे उल्टे पुल्टे क्वेश्चन आते रहेंगे विद्यार्थियों की परिभाषा में, या फिर तो सिलेबस में चेंज आएगा और सिर्फ उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। तो सर क्या आप इस तरफ हिंट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में सिलेबस वापस चेंज हो सकता है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है सर, वो भी वोकेशनल एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन में बात कर रही है, और क्वेश्चंस भी अगर हम देखें तो सर डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, जनरल स्टडीज हो चाहे फिर ऑप्शन हो, तो उनमें डिफरेंट जो उनके डायमेंशन हो सकती है, उनसे लगभग क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो सर आने वाले टाइम में क्या सिलेबस वापस चेंज हो सकता है? अगर आप लॉजिक के बारे में बात करेंगे, तर्क के बारे में बात करेंगे, सरकार की तरफ से बात करेंगे, अगर समझेंगे कि हम सरकार की तरफ से हैं, तो हम अपनी तरफ से इस बात को निश्चित रूप से बोलेंगे नहीं, सिलेबस को बदला जाना चाहिए, पाठ्यक्रम को बदला जाना चाहिए, सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम को भी और भूगोल के भी पाठ्यक्रम को। अब सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम क्या बदलाव होना चाहिए? हिस्ट्री पूरी तरह से बदला जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिस्ट्री की पढ़ाई बच्चों ने की है या अब तक पढ़ते आए हैं, वह हिस्ट्री उनके किसी काम का नहीं होता, और इसमें हिस्ट्री में कम से कम 1000 त्रुटियां, 1000 गलतियां हैं। कल्चर बदला जाना चाहिए। इकोनॉमिक्स में बहुत सी चीजें ठीक ठाक है, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमी को और बेहतर रूप से इसको जाना जाना चाहिए। अगर हम जनरल स्टडीज की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में भी वैश्विक नागरिक बनाने के क्रम में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा है उसे और बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को यह भी मालूम होना चाहिए अर्जेंटीना में क्या हो रहा, माली में क्या हो रहा, मॉरिटानिया में क्या हो रहा, सिर्फ भारत में ही क्या हो रहा वह नहीं। जनरल स्टडीज के पेपर को और एक्सटेंसिव थोड़ा और भी होना चाहिए, और क्वेश्चन का स्वरूप भी अलग अलग होना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम लोग को थोड़ा सा और स्पेसिफाई करके लेकर चलना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप सोचिए कंप्यूटर चिप्स है, कंप्यूटर कोडिंग है, कितनी नई नई बातें आ गई हैं, पैंडेमिक है, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित कितनी नई बातें आ गई हैं, उन बातों को जानना पड़ेगा। हाँ, संघ लोक सेवा आयोग इन सबको क्या करता है कि एक जगह करंट अफेयर्स के भीतर में डाल देता है, इसलिए इसके बहुत से दोष छिप जाते हैं, आज इसके छिप जाते हैं। लेकिन ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक एग्जॉस्ट कर गए। अब प्लेट टेक्टोनिक्स से बेचारे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? अब कोई पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि सारे टॉपिक एग्जॉस्ट कर चुके हैं। इसी रूप में अर्थ मूवमेंट्स अब पूछा ही नहीं है, क्योंकि पूछते पूछते बिल्कुल बेदम हो चुका है सभी लोग। अब वैसे ही आप देखेंगे तो फ्रंट और फ्रंटोजेनेसिस है, इस पर फिर से उन्होंने क्वेश्चन की पुनरावृत्ति की है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। अगर आएगा तो फिर से रिपीटेशन होगा तो स्टूडेंट क्या करेंगे? रटकर जाएंगे। जब रटकर लिखेंगे तो उनकी मानसिकता क्या होगी? वह रटकर लिखने वाले जितने भी स्टूडेंट्स, उनकी मानसिकता क्या होती है कि वो मानसिक रूप से रिजिड हो जाते हैं, बिल्कुल उतनी ही बात सोचते हैं जितनी उन्हें सोचने चाहिए, और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं कर पाते हैं। तो उनको किसी भी तरह से प्रेरित करना है कि वो रटे नहीं। जब तक इस आदत से वो निजात नहीं पाएंगे, तब तक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स को हम लोग इस सेवा में नहीं ले पाएंगे। इसलिए सिलेबस बदला जाना चाहिए, और सिलेबस बदला जाएगा। ये समय की बात है, अगले साल, उसके अगले साल बदला ही जाना चाहिए, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इस बात को डिफाइन कर दिया है। और जब सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इतनी बातों को बदल सकती है, तो यूपीएससी तो कुछ भी नहीं है। सर जैसा कि आपने कहा कि स्टूडेंट्स को रटना नहीं चाहिए, तो सर लेकिन जैसे कि अब देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी होते हैं क्वेश्चन के पेपर के अंदर, तो अगर एक क्वेश्चन है 15 मार्क्स का ऑप्शनल के अंदर, तो हमें उसके एक लिमिटेड टाइम होता है, 11 मिनट के अंदर उसे लिखना है। जनरल स्टडीज के अंदर कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 7 मिनट के अंदर उसको मैनेज करना है। तो सर कुछ चीजें अगर हम रट के नहीं जाएंगे सर, तो वहां पे उतने कम समय में सर थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना और उनको स्ट्रक्चर करके जो है क्वेश्चन की डिमांड है उसको एड्रेस करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ चीजें जरूर रटनी चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए अपने शॉर्ट में, ताकि हमें इजी हो जाए हमारे वहाँ पे एग्जाम में लिखने के लिए। आप रटेंगे तब जब आपको मालूम चल पाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। तब जब आपको मालूम ही नहीं है कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आप रट कहाँ सकते हैं? ये एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है कि आप शायद रटने में और याद करने दोनों शब्दों को आप मिश्रित कर रहे हैं, दोनों शब्दों को आप मिक्स कर रहे हैं। याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद आप तब रखते हैं जबकि आपकी या तो क्यूरियोसिटी होती है या अभ्यास होता है उस पूरे बात पर। उतना याद नहीं रखेंगे तो वो आपके बिल्डिंग ब्लॉक है सब्जेक्ट का, वो सब्जेक्ट का बिल्डिंग ब्लॉक है, उतना याद आपको रखना ही रखना है, तभी आप उस क्वेश्चन का आंसर भी लिख पाएंगे। अगर उतना याद नहीं है तो आप नहीं लिख पाएंगे।
ये रटना नहीं होता है। रटना होता है कि आपको क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन के प्रत्युत्तर में आपने क्या किया, उस क्वेश्चन का आंसर ही पूरी तरह से आद्योपांत शुरू से लेकर अंत तक आपने याद कर लिया। तथ्यों को याद करना रटना नहीं कहते हैं। और आती है अंतिम बात कि अगर रटेंगे नहीं तो आप इसे लिख कैसे सकते हैं। सामान्यतः यह माना जाता है, यह मान्यता ली जाती है कि जो स्टूडेंट सिविल सेवा परीक्षा में आ रहे हैं, जो उत्तीर्ण होने जा रहे हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं, उनके पास में इतनी जिज्ञासा है कि उन सब बातों को याद रख पाते हैं। अब आप कल्पना कीजिए, अगर आपकी क्रिकेट में जिज्ञासा है, आप भी इस बात को मानेंगे, अगर आपकी क्रिकेट में जिज्ञासा है तो आप सभी प्लेयर्स का स्टैटिस्टिक्स भी जानते हैं, किसने कितनी सेंचुरी बनाई है, उसका एवरेज कितना रहा है और कितना नहीं रहना है। आपको मालूम है कि सबसे पहली बार रन से पहले सेंचुरी किसी ने बनाया था, तो आज से 100 साल पहले विक्टर ट्रम्पर ने कुछ बनाने का काम किया था। फ्रेडरिक स्पोपोफोर्थ ने पहले हैट्रिक लेने का काम किया था। क्यों? क्योंकि आपको इंटरेस्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको मालूम चल पाता है, अगर सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़े फैन है तो आपको मालूम चल जाता है कि उन्होंने 200 रन बनाए थे, सबसे पहला डबल सेंचुरी तो उन्होंने मात्र 150 गेंदों में बनाई थी। इतना तेज बनाया था उन्होंने, यह भी मालूम चल जाता है। तो ये रटने की बात नहीं आती। जहां पर आपकी जिज्ञासा होगी आपको यहाँ पर ये सब बातें याद आ जाएंगी, इसमें कहीं कोई डाउट है ही नहीं। और इतना बिल्डिंग ब्लॉक होना चाहिए आंसर के लिए। जब तक आपके पास क्वेश्चन नहीं रहे तो आप रट नहीं सकते हैं। समस्या तब आती है जब विद्यार्थी यह मान्यता लेते हैं, अज्यूम करते हैं ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये आंसर लिखना है, तब उन्हें समस्या आती है। क्योंकि आप किसी भी तरह से सिलेबस के सारे टॉपिक को याद करके रट कर, जिसे कहा जाता है, उसे आप नहीं लिख सकते हैं। वहां पर जाएंगे तो आपको आंसर को खुद मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। और यही यूपीएससी चाहता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में आकर आंसर मैन्युफैक्चर कीजिए और उस जगह पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए, उस जगह पर अपनी सारी बातों को बताइए, तब आपका जाकर आंसर बनता है और तब आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप रटकर एग्जामिनेशन दे दिए, मतलब कि आप क्या हैं, आप लगाड़ हैं, आप अनुयायी हैं, आप इमिटेटर हैं, आप इमिटेट करते हैं। और इमिटेट करने वाले कोई भी व्यक्ति, कोई भी विद्यार्थी कभी भी अच्छा प्रशासनिक अधिकारी नहीं बन पाएगा। सर, आपके तो ज्योग्राफी में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं और आपके काफी स्टूडेंट्स जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल था वो भी ज्योग्राफी के टॉपर रहे हैं, लेकिन सर अब अगर देखें तो क्या आपको अभी भी लगता है कि ज्योग्राफी जो ऑप्शनल है वो मार्क्स फेचिंग है? और अगर है तो क्या किस कारण है सर, कि इसमें बहुत सारे डायग्राम बना सकते हैं या लैंग्वेज के कारण? और अगर नहीं है तो सर क्या कारण है सर इसके? ज्योग्राफी की जो प्रकृति हुआ करती थी, जो इसका स्वभाव हुआ करता था पहले और अब, उसमें वास्तविक रूप में कोई परिवर्तन नहीं है, वास्तविक रूप में कोई अंतर नहीं है। अंतर है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसमें अंतर आया है। अब पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि अर्थ मूवमेंट्स का क्लासिफिकेशन, तो किसी ने अर्थ मूवमेंट का क्लासिफिकेशन लिख दिया तो उसे 10 में से 80% नंबर आए। आपने जो बात किया कि बहुत सारे स्टूडेंट को 70%, 75% मार्क्स तक आए हुए हैं और एक नहीं, दो नहीं, ऐसे 4-5 स्टूडेंट हर एक साल हुआ करते थे जिनको इतना नंबर आया करता था। तो ये नंबर आया करता था, किस कारण से आया करता था? सबसे पहले क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, दूसरा कि उनके क्वेश्चन के उनके आंसर में बहुत सारे इनोवेशंस हुआ करते थे। इनोवेशन मतलब कि बहुत सारी नई बातें हुआ करती थी, नए तरीके से लिखा करते थे। तीसरी बात, उसमें डायग्राम्स बहुत हुआ करता था, मैप हमेशा आवश्यक नहीं है। डायग्राम क्या हो सकता है? तो ग्राफिक डायग्राम हो सकता है, फ्लो चार्ट हो सकता है, उस पूरे पार्ट पर डायग्राम अच्छा खासा हुआ करता था। चौथी बात आती है, वह क्वेश्चन का जवाब एग्जैक्टली वही देते थे जो उनसे पूछा जाता था। और अंतिम बात आती है कि इससे संबंधित जो मैप बनता है, मैप रेलेवेंट ही बनाया करते थे, रेलेवेंट ही। अब के विद्यार्थी क्या करते हैं, अब इनको कंपैरिजन कर लेते हैं आज के विद्यार्थियों के साथ में। तो बहुत से विद्यार्थियों ने हमें बताया कि वो जबरदस्ती भी मैप जहां नहीं होता वहां भी डाल देते हैं, जहां पूछा गया है कि इसके कारण के बारे में बताइए उस जगह भी मैप डाल देते हैं, जहां पूछा गया कि इसका विवरण दीजिए उस जगह भी मैप डाल देते हैं। अब आप एग्जाम्पल लीजिए कि जो क्वेश्चंस पूछे आते हैं, हर एक क्वेश्चन का अलग अलग तर्ज होता है। कुछ क्वेश्चन पूछा आता है इलस्ट्रेट का मतलब मैप बनाना ही बनाना है, ठीक। अगर एनालाइज है तो आप मैप बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, यह आवश्यक नहीं होता है। फिर अगर पूछा गया कि डिस्कस, तब आप इसमें मैप बना सकते हैं, क्योंकि यह बहुत सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन होता है टॉपिक का। अगर आपसे पूछा गया कमेंट करने के लिए, तो आपको उसमें अपने विचार डालने होते हैं,
उस जगह मैप की कोई बात आती ही नहीं है, कहीं से भी नहीं आ सकती है। अगर आपसे पूछा गया क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए, तब भी मैप की आवश्यकता यहां पर नहीं पड़ती है। तो सबसे पहली जो समस्या आती है अब के विद्यार्थियों के साथ में, जो कि समझ नहीं पाते हैं कि इन चारों बातों को वह कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। कोरिलेट नहीं कर पाते हैं मतलब कि क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्जैक्टली उसी का आंसर अगर एग्जामिन किया गया है तो आपको डिस्कस नहीं करना है, अगर कमेंट लिखा गया है तो आपको सिर्फ व्हाट का आंसर नहीं देना है उस जगह पर। अगर पूछा गया है आपके साथ में डिस्कस तो आप एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन एनालाइज पूछा गया है तो आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं उस जगह पर। एक फॉलो अप करना है। दूसरा कि मैप की बात अगर हम लोग करते हैं तो मैप जबरदस्ती नहीं बनाना होता है। ज्योग्राफी का मतलब ये नहीं होता है कि आप मैप ऐसे डालिए और डालते ही जाइए, जहां जरूरत नहीं हो जबरदस्ती मैप बनाकर डाल दीजिए। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, जब आप मैप बनाते हैं और आप मैप गलत है तो एग्जामिनर को साफ दिख जाता है कि इस स्टूडेंट ने गलती की है, साफ दिख जाता है। तो सामान्यतः जो आपके दोष, आपके ऐप छिपे रहते हैं वह भी सामने में चले आते हैं। तो आपको बताने की जरूरत क्या है कि आपको मैप नहीं आता है और आप मैप जबरदस्ती बनाएंगे क्यों? आप जब भी मैप जबरदस्ती डालेंगे तो एग्जामिनर तो जान ही जाता है कि इस बच्चे ने जबरदस्ती जानबूझकर इरिटेट करने के लिए मैप डाला है, जहां पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, अपना इंप्रेशन छोड़ा है। आप लोग भी तो बात करते हैं इंप्रेशन जमाने के लिए, तो वो समझ जाता है कि इंप्रेशन जमाने के लिए काम किया जा रहा है। फिर बात आती है लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज के साथ जो सबसे बड़ी समस्या चली आती है वह लैंग्वेज की बात आती है कि आप जनरल लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, खासकर फर्स्ट पेपर में। ठीक, अब फर्स्ट पेपर में आप यूज इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जितना आपका लैंग्वेज कॉम्पैक्ट होगा, जितना सघन होगा, उतने ही आप अधिक से अधिक बातों को लिख सकते हैं, आपका कंटेंट उतना ही रिच होगा। अगर आपका लैंग्वेज विस्तृत है तो आप नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि जिस जगह पर आपके पास में क्वेश्चन में दिया कि विवरण दीजिए, इसको लिखा गया एलाबोरेट, मान लीजिए दिया आपके पास में दिया गया डिस्क्राइब, एलाबोरेट, तब उस जगह पर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन सामान्यतः आप ऐसा लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि व्यवहारात्मक क्रांति क्या होती है, मात्रात्मक क्रांति क्या होती है, तो आप हमेशा लिख सकते हैं कि व्यवहारात्मक क्रांति मनुष्य के स्वभाव और उसके मानसिकता के अध्ययन का एक प्रतिरूप है जो मात्रात्मक क्रांति के प्रति प्रतिक्रिया रही थी। यह भूगोल में आया एक नया पैराडाइम है। आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं, यह भाषा आपकी होनी चाहिए। आप जब प्लेट विवर्तनिकी के बारे में लिखते हैं तो आप ये नहीं लिखेंगे तो प्लेट बहुत चौड़े होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। ठीक, आप सोचिए कितनी सामान्य भाषा हो गई। आप हमेशा लिखेंगे कि प्लेट एस्थेनोस्फेयर का या दुर्बल मंडल का ऊपरी हिस्सा है जो कि दुर्बल मंडल के ऊपर तैरते, मतलब इसको इन्वर्टेड कॉमास के बीच में तैरता हुआ नजर आता है, जिसकी मोटाई 150 किलोमीटर होती है और जिसकी अनुमानित दृढ़ता इतनी अधिक होती है कि वह आसानी से उसका लचीलापन नहीं हो पाता है, मुड़ नहीं पाता है, टूट नहीं पाता है, जब तक कि एक अपवाद स्वरूप शक्ति का उपयोग नहीं किया जाए। अब इसमें प्लेट विवर्तनिकी की सारी परिभाषा इसमें पूरी हो जाती है। अब अनुमानित दृढ़ता का मतलब होता है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, मतलब कि प्लेट को बेंड किया सके या फ्लेक्स किया सके, इससे संबंधित बात चली आती है इस पूरे बात से। तो यह भाषा यहाँ पे चली आती है। तो सघन भाषा का उपयोग करना होता है। जब हम लोगों ने पहली बार परीक्षा की तो हम लोग की भाषा बहुत ही सघन हुआ करती थी और एक सेंटेंस में हम लोग कम से कम 5 सेंटेंस की बात लिख पाते थे। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि आप एक सेंटेंस में अगर 5 सेंटेंस की बात लिख पाते हैं, 5 तरह के कंटेंट को प्रेजेंट कर पाते हैं, तो ये तो अच्छी बात है, ये तो होना ही होना चाहिए ना। तो सर मैप्स और डायग्राम की बात करें तो जहाँ रेलिवेंट है वहां में मैप और डायग्राम डालने चाहिए जरूर। बिल्कुल। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल हो, ज्योग्राफिकल टर्म्स हो, रादर देन बिल्कुल जनरल हो, ऑप्शनल के लिए। बिल्कुल ठीक समझा आपने कि लैंग्वेज जितना भी टेक्निकल होगा उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि आप जाहिर आप यहाँ पे ज्योग्राफी लिख रहे हैं और ज्योग्राफी मतलब कि भू आकृति विज्ञान में जियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी में मेटेरोलॉजी, ओशनोग्राफी भी साइंस है, बायोजियोग्राफी भी साइंस है, और अगर आप पर्सपेक्टिव लिख रहे हैं मानव भूगोल परिप्रेक्ष्य तो पूरी तरह से दर्शन शास्त्र हो जाता है। तो इस सारे स्थानों पर अलग अलग बातें चली ही आती हैं और ऐसा ही होता ही है। तो हर एक टॉपिक के उनकी लैंग्वेज और उन्हीं से रिलेटेड उनके ऑथर जो राइटर हैं, अगर हम उसको फॉलो करें तो थीम पकड़ेगा आंसर की, उसी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और मैप की बात है कि मैप आप कब बनाते हैं, जब आप अपने उत्तर में शब्दों को कम करना चाहते हैं। तो अब मान लेते हैं भारत में स्पेस रिलेशनशिप दिखाना है, तब आप 1 नहीं 2 नहीं 3 मैप बनाइए।
अगर आपको मानसून के बारे में बात करना है कि मानसून की वृद्धि कैसे कैसे होती है, तो आप इसमें 32 मैप भी बना सकते हैं, एक नहीं, दो नहीं, 32, और सिर्फ कुछ शब्द लिखिए और सिर्फ मैप ही बनाते जाइए, मैप ही बनाते जाइए। ठीक, यह बिल्कुल संभव है। लेकिन जिस स्थान पर लिखा गया है कि कमेंट ऑन द लिटरेसी स्टेटस ऑफ इंडिया, उस जगह पर आप जबरदस्ती का मैप बनाकर डाल रहे हैं। और अगर लिखा जाए कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट डन गुड टू इंडिया, डिस्कस है, फिर भी जबरदस्ती आप मैप बना रहे हैं, तो यह तो बेवकूफी की पराकाष्ठा हो जाती है ना। लेकिन सर मैप और डायग्राम होता है तो एक कॉपी प्रेजेंटेबल लगती है, और काफी टॉपर्स भी सजेस्ट करते हैं कि आप डायग्राम डालो। अगर आपने जो बात की लिटरेसी वाले क्वेश्चन की बात करूं, तो भले ही मेरे को कुछ ना पता उस क्वेश्चन में, लेकिन लिख रहा हूं मैं, लेकिन अगर मैं इतना भी शो कर दूं सर इस एरिया में हाई लिटरेसी है, मीडियम लिटरेसी है, लो लिटरेसी है, इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं सब्सटेंशिएट करेगा मेरे आंसर को या नहीं? हाँ, अगर उसकी जरूरत पड़ती है तब। हमने कहा कि जब जरूरत पड़ती है तो ठीक है। अब अगर आपको स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में मत व्यक्त करना है और आपने इंडिया के स्टेट ऑर्गेनाइजेशन का एक मैप बना दिया, 3-4 बना दिया, 1948, 1956 है, 1971 का, तो रिलेवेंट हो गया ना ये, बिल्कुल। तो रिलेवेंट और इरेलेवेंट आपको ही जानना है। जब आपके सो कॉल्ड टॉपर्स है यह कहते हैं उन्होंने मैप बनाया, तो आप उनसे पूछते हैं कि किस आंसर में कहां पर बनाया, सभी आंसर में तो नहीं बनाया होगा। ठीक, अगर मान लेते हैं ज्योग्राफी बायोलॉजी होता, अमीबा के बारे में पूछा जाता, तो जाहिर आप डायग्राम बनाते ही बनाते। ठीक, अगर मान लेते हैं आपके पास में क्लाइमेट में फीडबैक मैकेनिज्म पूछा आता है, तो आप डायग्राम बनाते, इलस्ट्रेशन देते हैं, आप लिखते हैं कि सबसे पहले इंसोलेशन कम होगा, इंसोलेशन कम होने से रिफ्लेक्टिविटी बढ़ेगी, रिफ्लेक्टिविटी बढ़ती तो टेम्परेचर और भी कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो ग्लेशियर बढ़ेंगे, ग्लेशियर जितने बढ़ोगे फिर से एल्बिडो अधिक हो जाएगा, एल्बिडो अधिक हो जाएगा, टेम्परेचर और नीचे चलेगा। इसे आप फ्लो चार्ट के रूप में दिखा सकते हैं, आपको शब्दों में लिखने की जरूरत नहीं है। तो डायग्राम का अर्थ यही होता है कि आप शब्दों को हटा दीजिए और डायग्राम का उपयोग कीजिए। डायग्राम का यह अर्थ कतई नहीं होता है कि आप जबरदस्ती के शब्द भी लिखिए और डायग्राम भी डाल दीजिए। सर ज्योग्राफी के बारे में काफी बातें की हमने। ऑप्शनल की अगर बात करें तो सर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो मेंस लिखते हैं तो सबसे ज्यादा लगभग ज्योग्राफी से होते हैं सर, पहली बात तो ये। तो उसमें सर हमें जो एस्पिरेंट होता है, जो मेंस लिख रहा है, उसको कहीं ना कहीं चैलेंज होता है कि उसको एक डिफरेंट कंटेंट प्रेजेंट करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटर काफी है उसके ऑप्शनल, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी सर पेपर इतना डिफिकल्ट आ रहा है, क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ रहा है सर, और अननोन ओरिजिन से क्वेश्चन आ रहे हैं। थर्ड सर हमें जो ये लैंग्वेज ये भी कॉम्प्लेक्स है, तो सर इतनी सारी डिफिकल्टीज, तो क्या मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हम ये और ज्योग्राफी को मैं एज ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए या और कोई ऑप्शन देख ले सर? नहीं, ज्योग्राफी ऑप्ट करना चाहिए। ऑप्ट इसलिए करना चाहिए, आपको कोई भी तो ऑप्शन ऑप्ट करना ही करना है। आप किसी भी ऑप्शन में जाएंगे तो सभी ऑप्शन की अपनी अपनी विशेष बात होती है। ज्योग्राफी सेमी साइंटिफिक है, इसमें आपकी भाषा को भी टेस्ट किया जाता है, आपके डायग्राम को भी टेस्ट किया जाता है, आपके साइंटिफिक थॉट को भी टेस्ट किया जाता है, आपके अपने थॉट के स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को भी टेस्ट किया जाता है। लेकिन रिवॉर्ड क्या मिलता है? तो मार्क्स से मिलता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि ज्योग्राफी में जितने मार्क्स आए हैं उतने किसी भी ऑप्शन में मार्क्स अभी तक नहीं आए हैं। ठीक, पहली बात चलिए, इसलिए ऑप्ट करना चाहिए। समस्या अगर स्टूडेंट्स की तैयारी में है, तैयारी के तरीके में है, तो दोष पेपर का नहीं हो जाता, दोष विषय का नहीं हो पाता है। आप हिस्ट्री की तैयारी अगर मान लेते हैं आपने फिजिक्स के हिसाब से की है और फिजिक्स की तैयारी हिस्ट्री से की है आपने, तो आप कैसे समझ सकते कि रिजल्ट आएगा? तो सब्जेक्ट की तैयारी आपको सब्जेक्ट की तरह से ही करनी चाहिए। आपकी समस्या क्या लगती है कि आपने इसकी तैयारी कराई गई है, तो तैयारी कराई गई है तो एक विशिष्ट तरीके से कराई गई है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मान लीजिए की है आपने, किसी ने तैयारी की है और इसे गलत तरीके से पढ़ाया ही गया, तो वो तो गलती करेगा ही करेगा, उसे गलती नहीं करनी है। विषय का दोष इसमें कैसे हो जाता है? फिर अगर आप इस पूरे पहलू को लेते हैं कि इसके लिए बहुत सारे आयाम चाहिए, मतलब कि लैंग्वेज भी चाहिए, डायग्राम भी चाहिए, स्ट्रक्चर भी चाहिए, तो आपको नंबर भी तो आता है। आप नंबर मत लीजिए, आपको कोई किसी बात की जरूरत नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है अंक लेने की, आप छोड़ दीजिए, आप किसी अन्य विषय पर चले जाइए। लेकिन हर एक विषय में का स्वभाव के हिसाब से अगर आप उत्तर लिखेंगे तो अंक आएंगे ही आएंगे। और ज्योग्राफी डिफिकल्ट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपको इसमें इमेजिन करना पड़ता है। सोशियोलॉजी में इमेजिन नहीं करना पड़ता है, फिलॉसफी में इमेजिन नहीं करना पड़ता, हिंदी में और भी इमेजिन नहीं करना पड़ता है, लेकिन ज्योग्राफी में इमेजिन करना पड़ता है। और जब ज्योग्राफी में इमेजिन करना पड़ता है तो इस इमेजिनेशन से अच्छी खासी आपको सहायता मिलती है। अब इमेजिनेशन सहायता क्या मिली?
आपने एक बार इमेजिन कर लिया कि विश्व में जो सनातन पवने हैं, जो पवने हैं वो कैसे चलती हैं, और नीचे की पवने कैसे चलती हैं, ऊपर की पवने कैसे चलती हैं, और इसकी तस्वीर आपने अपने मन में बना ली, तो आप जिंदगी भर कभी भी नहीं भूलेंगे। ये फायदा ही तो है, ये लाभ ही तो है, क्योंकि आपने इमेजिन किया इस पूरे पहलू को। और जब आप इमेजिन करते हैं तो हमेशा बेहतर हो पाता है आपके लिए। अगर इमेजिनेशन अगर आप डेवलप कर पाते हैं और इमेजिनेशन को बेहतर कर पाते हैं, तो जाहिर है ज्योग्राफी आपके लिए अच्छा विषय हो जाता है। अब ज्योग्राफी में जो किताबें आपने मान लीजिए जो 50-60 के दशक में लिखी हुई हैं और उसी तर्ज पर लिखी हुई हैं, आपने उन्हीं किताबों का अध्ययन किया है, जाहिर है नंबर कभी नहीं आएगा आपके पास में। आप इस बात पे सोच सकते हैं कि सिविल सेवा के लिए भूगोल चाहे कितना भी बेहतर विषय हो, लेकिन आज तक भूगोल में एक भी स्कॉलर पैदा नहीं किया। जैसे इकोनॉमिक्स में आप समझ सकते हैं, अमर्त्य सेन कर सकते हैं, जगदीश्वर को देख सकते हैं। हिस्ट्री में चाहे जितनी बुराई कर दिए, विपिन चंद्र थे, जैन बंदोपाध्याय थे, रोमिला थापति, स्कॉलर थे ये लोग। ठीक, ये अलग बात है कि स्कॉलर थे, इन्होंने कुछ भी मिश्रित किया भारतीय संस्कृति के साथ में, कुछ स्थान पर कुछ गलतियां की, वो अलग बात है। उसी तरह से आप साइकोलॉजी में देखेंगे प्रोफेसर जनक पांडे थे, सोशियोलॉजी में देखेंगे आंध्र वैतिल है, फिर योगेश सिंह, ये सब लोग हुआ करते थे। भूगोल में एक भी स्कॉलर नहीं हुआ है, तो जाहिर है कोई कारण भी तो रहा होगा इसके पीछे में। और जब सब्जेक्ट अपने आप में ही जब अपने निचले स्तर पर है, तो विद्यार्थी अपने आप को इस बात को बेहतर कर सकते हैं। हमें ज्योग्राफी मेरे स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, उन्होंने इतने ढेर सारे और इतने अजीबोगरीब बेतरतीब क्वेश्चन पूछे हैं कि उन्होंने मेरी संकल्पना को पूरी तरह से साफ कर दिया। आप ही की तरह के स्टूडेंट्स हुआ करते थे जिन्होंने कैसे क्वेश्चन पूछ कर हमें परेशान कर दिया और हमें उन बातों के जवाब लेकर आना पड़ता था। तो यह भी बिल्कुल संभव है, डिफिकल्ट नहीं है यह। और डिफिकल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसी तरीके से कोई भी विषय लेंगे उसमें डिफिकल्टी आएगी ही आएगी। सर, जैसा कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर में देखा जा रहा है कि जो मेन टॉपिक है उसके भी बिल्कुल पेरिफेरल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये स्टूडेंट्स को काफी डिफिकल्ट लगता है मैनेज करना। तो सर ऐसे क्वेश्चन जो है, ये नेचर ऑफ क्वेश्चन है, ये भी कंटिन्यू करेगा या फिर इसमें कुछ चेंज हो सकता है सर आगे से? जैसे हमने पहले ही बताया कि हुआ क्या है कि जितने भी सिलेबस टॉपिक हैं वो सब एग्जॉस्ट कर रहे हैं या एग्जॉस्शन के फेज में है या बहुत हद तक उनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन इतने पूछे जा चुके हैं कि उससे अब क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा ये समझने की बात है। अर्थ मूवमेंट से इतने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि और क्या क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो अगर आप इन सब चीजों को लेते हैं तो इनसे संबंधित क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा चुके हैं और एग्जॉस्ट भी हो चुके हैं। तो क्वेश्चन अब जो पूछे जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि इंटररिलेट करके पूछ रहे हैं। अब क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो कुछ इसके सूक्ष्म दायरे को लेकर, अब मान लेते हैं कि फैक्टर्स, जैसे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन था, तो उसके ऊपर उन्होंने ले लिया वाइल्ड प्लांट्स को ले लिया, तो उसके एक दायरे को लेकर। अगर मान लेते हैं कि अगर प्लेट टेक्टोनिक सब क्वेश्चन पूछे जाने की बात आती है तो पता है क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? ट्रिपल जंक्शन ओलाकोजेन, कि व्हाट आर ओलाकोजेन्स एंड हाउ इज इट दैट दे फॉर्म। अब लाकोजेन एक शब्द के रूप में सुना हुआ होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स को, या फिर पूछेंगे कि हाउ डू यू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रिपल जंक्शन, मतलब कि आप ट्रिपल जंक्शन या ओलाकोजेन है या नर्मदा सोन दामोदर लीनियमेंट की व्याख्या कैसे करते हैं और कैसे इसका ट्रिपल जंक्शन से इसकी उत्पत्ति हुई। इसका एक छोटा पहलू हुआ, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। आप एक और एग्जांपल लीजिए, ओशनोग्राफी से उदाहरण लीजिए कि अगर मान लेते हैं हम लोग बात करते हैं ओशन बॉटम रिलीफ, तो पूछेंगे कि ओशन बॉटम रिलीफ है का अंतर संबंध ब्लू वाटर नेवी के साथ में क्या हो सकता है, या फिर है तो जो जितने भी हमारे पास मैरीटाइम एरियाज हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, टेरिटोरियल वाटर्स है, इनका संबंध है क्या होता है, क्या होगा ब्लू वाटर नेवी के साथ में। अब अगर मान लेते हैं क्लाइमेटिक चेंज पर लेते हैं क्वेश्चन, अब तो क्लाइमेटिक चेंज पर इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें एक छोटे से पहलू को ले लेंगे। अब छोटे से पहलू को ले लेंगे और वो लेंगे कि व्हाट इज मिलानकोविक कर्व एंड हाउ इज इट दैट इट एक्सप्लेन्स द चेंजेस इन द क्लाइमेट दैट आर नेसेसरली गोइंग टू हैपन। मतलब मिलानकोविक कर्व क्या होता है और ये कैसे बताता है कि क्लाइमेट में क्या कुछ भी कर दिया जाए बदलाव होगा ही होगा। एक पहलू हो गया क्वेश्चन का। जो दूसरा स्वरूप हो जाता है क्वेश्चन का ज्योग्राफी में, वो होगा कि अब वो किस बात को करेंगे, कोरिलेट करेंगे। कोरिलेट किससे करेंगे? तो कोरिलेट करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी को
क्लाइमेटोलॉजी के साथ में। अब क्लाइमेटोलॉजी के साथ में कैसे करेंगे कि most of the marine erosion takes place in those areas which are having very high wind velocity, high energy cost. अब क्लाइमेटोलॉजी के साथ कोरिलेट हो गया, या फिर ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं उस पूरे पहलू को। मान लेते हैं कि बायोजियोग्राफी के बारे में बात हुई या ओशनोग्राफी के बारे में बातचीत हुई, तब वो बात करें, जैसे इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कोरल ब्लीचिंग कैसा होता है और एल्गल मैक्रो एल्गल ग्रोथ की का ट्रेंड कैसा होता है। ये क्या है? कोरिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि इससे संबंधित है मैक्रो एल्गल ट्रेंड होता है, वो बिल्कुल बदल जाता है अगर कोरल का डेथ होता है। तो एक और क्वेश्चन हो सकता है इस रूप में कि जो इंडिया का इवोल्यूशन हुआ, इंडिया में तिब्बत का पठार बना, तो तिब्बत का पठार कैसे बना और इसने अभी के भू सामरिक महत्व में क्या भूमिका निभाई। ठीक, आप देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी और जियोपॉलिटिकल ज्योग्राफी दोनों को इन्होंने कोरिलेट कर दिया। उसी रूप में अगर पूछेंगे कि मोस्ट ऑफ द अर्बन बिहेवियर इज नाउ डिटरमाइंड बाय द मूवमेंट ऑफ द पीपल, इंट्रा अर्बन मोबिलिटी। इंट्रा अर्बन मोबिलिटी की वजह से ही डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करता है अर्बन बिहेवियर को। एंड दिस अर्बन बिहेवियर एंड दिस मोबिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सो the role that is played by behavior and satellite communication are correlated, explained. आप सोचेंगे ये कैसे क्वेश्चन होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप तभी कर पाएंगे जब इसके बारे में आप सोचेंगे। कभी भी तो सोचेंगे नहीं इस बारे में। अगर कभी सोचा ही नहीं होगा तो कभी आंसर नहीं कर पाएंगे। कभी भी तो आपका कोचिंग संस्थान कभी सोचने के लिए प्रवृत्त करेगा, अगर कभी नहीं सोचेंगे तो कभी आंसर ही नहीं कर पाएंगे। तो सामान्यतः ये क्वेश्चंस के आंसर करना डिफिकल्ट नहीं होता है अगर विद्यार्थियों ने एक बार अपना मन में बनाया कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हमें याद है कि जब हम इस बातों को बताया करते थे कि आगे आने वाले समय में ऐसा होगा, तो बहुत से विद्यार्थियों को ये बात पसंद उस समय नहीं आती थी, लेकिन अब वही सब चीजें हो रही हैं। एग्जैक्टली वही सब चीजें हो रही हैं जिस रूप में आपको भी मालूम होगा कि क्लास में हम लोगों ने कभी कभी ऐसी बातचीत की थी। तो सिर्फ स्टूडेंट्स को अपने आंख, कान, नाक सब खिड़की के दरवाजे खोल देने हैं, उनका प्रिपरेशन बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही बेहतर भी हो जाएगा। Thank you, sir, for sharing your valuable insights and guiding the aspirants on the right path for their preparations. To have more such discussion and analysis, subscribe to our channel and hit the bell icon. And if you like the video, please do not forget to hit the like button so that we get inspired to give more such discussions in the coming future.